हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिज्म एकेडमी। मैं हूं आपकी मेंटर और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, साथ ही एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन वुड बी गाजा सीज फायर डील एंड हमास डिसआर्मामेंट। दूसरा होगा कुवेरी वाटर डिस्प्यूट एंड द थर्ड वन वुड बी कैबिनेट अप्रूव स्कीम प्रोमोट फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। तो ये 3 आर्टिकल को आज हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में और भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो मैं अपलोड करूंगी कुछ टाइम के बाद, जब तक आप इस 3 आर्टिकल को सही से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल को। सो यहाँ पे है गाजा सीज फायर एंड प्रपोज्ड हमास डिसआर्मामेंट डील। ठीक है, तो ये क्या बात हुआ ये है कि जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि गाजा में एक प्रपोज पीस अग्रीमेंट तैयार हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव है सीज फायर स्टैब्लिश करना और हमास का डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट वर्ड वुड बी सीज फायर, हमास एंड डिसआर्मामेंट। ये 3 आपके कीवर्ड्स है इस आर्टिकल के रिलेवेंस से। तो मैं आपको पहले ये कीवर्ड समझा देती हूँ, उसके बाद हम न्यूज को समझेंगे। ठीक है, सो वी ऑल नो हमास क्या है। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको गाजा स्ट्रिप भी बता ही देती हूँ मैं, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है आप देख लो यहाँ पे। सो ये आप जो देख रहे हो दिस इज पैलेस्टीन, और ये जो आपको येलो दिख रहा है दिस इज ऑल इसराइल, और यहाँ पर जो है ये आपको पतली सी जो स्ट्रिप दिख रही है इसे हम गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, और हमास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो यहाँ पे इसे कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो हमारा वर्ड आता है विच इज सीज फायर। ओके, वापस आते हैं अपने आर्टिकल में। यस, सीज फायर। सो सीज फायर क्या होता है? तो बेसिकली दो कंट्री के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसे कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली उस फाइट को रोक देना, ये कहलाता है सीज फायर। सो वी ऑल नो कि इसराइल और हमास के बीच में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 2023 से चल रहा है ना। जहां जहां न्यूज ने ये कवर किया है कि लगभग 1200 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं या फिर जिनकी डेथ हुई है इसराइल में, और 70,000, इट्स अ वेरी बिग नंबर। ओके, ये हमास यानी कि गाजा स्ट्रिप में लोगों की डेथ हुई है उसका ये डेटा है। सो जाहिर है यहाँ पे जेनोसाइड चल रहा है, सो इसको रोकना तो कंपलसरी है। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ स्टेप्स लिया, और जिसमें दोनों ही पार्टीज ने कुछ कुछ अपनी कंडीशंस रखे जिन्हें हमें जानना है। ओके, तीसरा वर्ड हम लोग पहले जान लेते हैं, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का बेसिकली मतलब होता है कि अब हथियार डाल देना, वेपन या मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिड्यूस या कंप्लीटली रिमूव कर देना। ठीक है, तो ये 3 टर्म मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं कि न्यूज क्या है उसके ओर। ओके, सो न्यूज में ये आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि गाजा में एक प्रपोज पीस अग्रीमेंट तैयार हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव है सीज फायर स्टैब्लिश करना और हमास का डिसआर्मामेंट, कि हमास जो है वो अपना हथियार जो है वो छोड़ दे। ठीक है, हथियार डाल दे, और दोनों कंट्री के बीच में जो भी कंफ्लिक्ट और वॉर चल रहे हैं उसे रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमास ने अग्रीमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है ना, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रखे हैं। उस कंडीशंस को यहाँ मैंने लिख रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप अभी के लिए जान लीजिए न्यूज में क्या है, उसने क्या कंडीशंस रखे हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि इसराइल अपनी आर्मी गाजा से विथड्रॉ करे। जाहिर है कि इसराइल ने क्या कर रखा है, गाजा पट्टी में यानी कि गाजा स्ट्रिप में अपने कुछ आर्मीज वहां पे रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आर्मी वहां से चले जाए। ओके, मिलिट्री ऑपरेशन बंद करे एंड उसके बाद ही हमास अपने वेपन सरेंडर करेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल भी है, उसने क्या कहा, उसने कहा पहले जेन्युइन डिसआर्मामेंट होगा। मतलब वो चाहता है कि पहले जो गाजा है, जो हमास है, वो पहले अपना वेपन को छोड़ दे, तभी वो मिलिट्री विड्रॉल पॉसिबल है, वरना वो मिलिट्री विड्रॉल नहीं करेगा। इसी वजह से अग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी अनसर्टेन है, मतलब अभी भी दोनों पार्टी मान नहीं रही है कि क्या करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होगा, कब ये लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज में ये पब्लिश हो ही जाना है। बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
व्हाट इज प्रपोजल डील, मेन पॉइंट्स आप कुछ याद रख सकते हो, जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कंट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व है जिन्होंने इस पूरे पीस को क्लियर अप करने में पार्टिसिपेट किया है। तो फर्स्ट इज यूएस, इसराइल, हमास, इजिप्ट, कतर एंड टर्की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपको समझा रखा है कि हमास क्या है, जीएस पेपर 2 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड वेस्ट एशिया के आपको मैपिंग में ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रिलेशंस है ये, और कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशंस कैसे हुए, पीस नेगोशिएशन क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखनी है। गाजा स्ट्रिप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन दे दिया है, और यहाँ पे कुछ रिवर्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जॉर्डन रिवर, देन डेड सी, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, वी ऑल नो अबाउट दिस, और गाजा स्ट्रिप जस्ट इजिप्ट के बगल में है। सो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जहाँ से जब ये वॉर चल रहा था तो बहुत से गाजा के लोग जो थे वहां पे इजिप्ट में आ रहे थे थ्रू दिस स्ट्रिप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी स्ट्रिप के थ्रू इजिप्ट जो है फूड प्रोवाइड कर रहा था, या दूसरी कंट्री जो है वो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे गाजा के लोगों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। पैलेस्टीन रिफर्स टू पैलेस्टीनियन टेररिस्ट विच इंक्लूड गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, बट टेररिस्ट कहना तो गलत होगा। वी ऑल नो अबाउट दिस, इट्स ओके, लिखा है, आप समझ लीजिए बस। गाजा स्ट्रिप स्मॉल कोस्टल एरिया है, ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन सी का ही कोस्ट है। और इसकी लेंथ और विथ आप लर्न कर सकते हो फॉर वन डे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। और वेस्ट बैंक अगर हम देखें, सो यहाँ पर है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, लोकेटेड ईस्ट ऑफ इसराइल, वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, ओके, और नॉट कनेक्टेड टू गाजा स्ट्रिप से, तो कनेक्टेड नहीं है। और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही इसे गवर्न करती है, तो हम इसे पैलेस्टीन कहते हैं, ओके। और इसके नेबर जो है ये इजिप्ट, आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ये समुद्र से घिरा, और एक तरफ जॉर्डन है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ओके। ओके, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। कनाडा आउटफिट्स कॉल स्ट्राइक ओवर कुवेरी वाटर। सो आउटफिट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, आउटफिट्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो हुआ ये है कि कर्नाटका कॉल्स स्टेट वाइड बंद, विच मीन्स स्ट्राइक की डिमांड की है। और आई थिंक ये स्ट्राइक जो है 13 अगस्त, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर, 13 अगस्त को जो है ये स्ट्राइक की डिमांड की जा रही है। अब स्ट्राइक की क्यों डिमांड की जा रही है इसके बारे में हम जानते हैं, और न्यूज क्या है, ओके। सो न्यूज में ये है कि सेवरल कनाडा ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉल्ड स्टेट वाइड बंद, मींस कुछ कनाडा के ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 13 अगस्त को स्ट्राइक की डिमांड की है। रीजन क्या है इसके पीछे, कुवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑपोजिशन टू द कुवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज वाटर टू तमिलनाडु। द बंद इज शेड्यूल ऑन 13 अगस्त, ओके। सो हुआ ये है, न्यूज में ये आया है कि कर्नाटका को ये ऑर्डर मिला है कि उसे 3500 क्यूसेक ऑफ वाटर 15 डेज के अंदर तमिलनाडु को रिलीज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड ऑल दैट। तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले CWMA के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। द कुवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जो कि कुवेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी यानी कि CWRC, इसके रिकमेंडेशन पर ऑर्डर अपहेल्ड करता है, विच मीन्स ऑर्डर लाता है, ठीक है। तो बेसिकली सर्वे कौन कर रहा है, कुवेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, वो सर्वे करता है। और इस सर्वे के तहत डिसीजन लेता है कौन, कुवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो डिसीजन लेता है और ऑर्डर देता है रिस्पेक्टेड स्टेट्स को। तो ऑर्डर क्या मिला है, ऑर्डर ये मिला है कि कर्नाटका को 3500 क्यूसेक ऑफ वाटर जो है रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु को 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है फिर कर्नाटका को ये वाटर रिलीज करने में, इसके बारे में जान लेते हैं। पर पहले हम जानते हैं कि ये कुवेरी वाटर क्या है। सो मैप के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ है, ओके। सो कुवेरी वाटर जो है ये ओरिजिन कहाँ पर होता है आप ये देख लीजिए। तो इसकी जो ओरिजिनेशन है ये कर्नाटका के एक हिल है वहां पे जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, वहां पे ताला कावेरी से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उस टाइम इसकी जो ओरिजिनेशन है इसे हम कहते हैं ताला कावेरी। ये ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट हो रही है जो कि कर्नाटका में है,
ये लगभग 800 किलोमीटर का जर्नी कवर करती है और वेस्ट टू ईस्ट के दिशा में मूव करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में आकर के मर्ज कर जाती है। ओके, अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है जो कि आपको याद रखना है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो दूसरे दूसरे रिवर आकर इसमें मर्ज होते हैं। तो कुछ कुछ का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि काबिनी, हिमावती, हारंगी। ओके, आप कुछ का नाम याद रख सकते हो। और फाइनली ये जब इस जोन में आती है तो इसे हम कुवेरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कर्नाटका में बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, उस डैम्स को भी आप जान लीजिए, कुछ कुछ का नाम आप याद रख सकते हो। ओके, सो ये है कृष्णा राजासागर डैम, काबिनी डैम, हिमावती, हारंगी डैम। सो दीज आर द डैम। और डैम क्यों होता है? वाटर को रिजर्व करके रखने के लिए। सो यहाँ पर आपका कर्नाटका का पोर्शन कंप्लीट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तमिलनाडु का जोन। ठीक है। अब अगर कर्नाटक का क्या हो, यहाँ पे डैम के थ्रू अपने वाटर को रिजर्व करके रखे और उसे वो तमिलनाडु में रिलीज ही ना करे, सो होगा ये कि तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिलेगा और ये डैम को यहाँ पे वो यूज कर सकता है वाटर के फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, CWMA जो कि आपने अभी देखा, अथॉरिटी, उन्होंने ऑर्डर दिया है कर्नाटका को कि आपको 3500 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए, पर कर्नाटका नहीं कर रहा है। अब उसके कुछ स्टैंड्स है, वो आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि वाटर जो है, बारिश, वो पहले ही नॉर्मल लेवल से कम हुई है और रिजर्वोयर में वाटर वैसे ही कम है। पानी खुद के लोगों के लिए नहीं है, खुद के स्टेट के लिए पानी सही से नहीं है अमाउंट में, तो फिर अगर वो दे देता है तो उसके लोगों के लिए वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो तमिलनाडु क्या कहता है? तमिलनाडु कहता है कि भाई आपको तो ये पानी रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज लीगली ये आपको ऐसा करने को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, ये ऐसे नॉर्मली ऑर्डर नहीं है, दीज आर मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा यहाँ की फार्मर्स को भी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है। ओके, सो तमिलनाडु के अकॉर्डिंग जो है कर्नाटका को CWMA के जो भी ऑर्डर्स है उसे फुलफिल करना होगा। ठीक है, आपको मैंने CWMA के बारे में बता दिया। ये 2018 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू। ठीक है, जब वो कुवेरी वाटर शेयरिंग के थ्रू जजमेंट हुआ था उस टाइम इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि जो पानी है वो दोनों ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये मॉनिटर करता है कि जो भी उसने ऑर्डर दिया था उसे पूरा किया गया है या नहीं। ओके, और ये आपका एक रिसर्च कमिटी है जो कि चेक करता है कि रेनफॉल और रिजर्वोयर में पानी कितनी है, पूरे वाटर को असेस करता है, वाटर की क्वांटिटी को चेक करता है और फिर अपने सारे फाइनल रिकमेंडेशन जो है CWMA को ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ पे क्यूसेक वर्ड बार बार आ रहा है, आपने देखा ना, वो 3500 क्यूसेक पानी को रिलीज करने की डिमांड की गई। तो क्यूसेक होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना क्यूबिक फीट जो है पानी फ्लो कर रहा है उस रिवर में, इस चीज को कहा जाता है। तो 3500 क्यूसेक मीन्स 3500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्लोइंग एवरी सेकेंड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल्स क्या है? तो आर्टिकल 262 आपको ध्यान देना है, जो कि ये बताती है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो दो स्टेट के बीच वाटर का डिस्प्यूट को लेकर के लॉ बना सकती है। कोर्ट जो है वो जुरिडिक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन सच डिस्प्यूट बाय लॉ। कोर्ट जो है वो स्टे लगा सकता है इस तरह के डिस्प्यूट को रोकने के लिए। और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है 1956 में आया था, जिसके थ्रू ये सारे स्टेप्स और मेजर्स लिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए, कुवेरी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तालाकावेरी रिवर, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड मेजर बेसिन जो है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो केरला में भी टर्न कर रहे हैं। दूसरा है CWMA के बारे में आपको याद रखना है, CWRC, और आर्टिकल 262 क्या कहता है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, so this is all about this article. अब आते हैं आज के तीसरे और इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कैबिनेट ने अप्रूव की है प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है फ्लोटिंग सोलर प्लांट को प्रमोट करना। तो ये रहा आपका तीसरा आर्टिकल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
सो बेसिकली फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है उसे पहले जान लीजिए, ताकि आगे की डिस्कशन आपके लिए समझना आसान हो जाए। नॉर्मली सोलर प्लांट लैंड पर लगते हैं, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन फ्लोटिंग सोलर में पैनल्स को रिजर्वोयर, लेक्स और डैम्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इससे लैंड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और वाटर कूलिंग की वजह से एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती रहती है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ जो मैं आपको दिखा दूं। यस, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये आपके फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं, जिसे रिजर्वोयर, डैम्स के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या हो गया कि जो हम पहले लैंड पर सोलर पावर प्लांट्स को लगाते थे, अब हमें लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं रही, अब हम सीधे इसे रिजर्वोयर या फिर लेक के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, सो इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। अब आपको ये थोड़ा सा नॉलेज में रखना है कि 5000 मेगावाट हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 230 तक ये हमें मिल जाएगा। इस पावर प्लांट के थ्रू हम इतना अचीव कर लेंगे। ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना है, तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसे बनाया गया है और नर्मदा रिवर के ऊपर है। इसकी करंट कैपेसिटी जो है वो 278 मेगावाट है, बट हम इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 600 मेगावाट अभी भी काम इस पर चल रहा है। और भी कुछ स्कीम्स है, बट आप ये जान लीजिए कि ये जो हम सोलर एनर्जीज बना रहे हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 में इस कॉर्पोरेशन को बनाया गया था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये सारे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स जुड़े होते हैं सोलर एनर्जीज को लाने के लिए। तो पहला हम पढ़ते हैं पीएम सूर्या सरोवर योजना, जो कि अभी अभी आया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इसके थ्रू बनाया जा रहा है। पीएम सूर्या घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना, जो कि रूफटॉप पे जो हम सोलर प्लांट्स लगाते हैं ये उसके लिए आया था। और पीएम कुसुम सोलर पंप फॉर फार्मर, तो पंप जहाँ पे होता है उसी के ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, ताकि वो जो पंप है उसका उस बिजली को यूटिलाइज किया जाए उस पंप में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसकी भी इमेजेस है। यस, दिस इज रूफटॉप, ओके, एंड दिस इज सोलर पंप। और आप कुछ कीवर्ड्स देख लीजिए। फ्लोटिंग सोलर्स समझ में आ गया हम लोगों को क्या होता है। फोटोवोल्टिक का मतलब होता है बेसिकली जो सनलाइट की एनर्जी है उसे कैप्चर कर रहे हैं हम, तो छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। वो सेल है जो कि सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये योजना के बारे में हमने अभी पढ़ा। SECI मैंने अभी आपको समझाया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन नीचे MNRE है, उसका भी फुल फॉर्म याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड देन रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो हम लोगों के टारगेट है कि 2070 तक वी हैव नेट जीरो, विच मीन्स लाइक हम लोग नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग पूरे के पूरे रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा, लाइक ऐसा हमें यूज करना है कि फ्यूचर के लिए रखते हुए, ऐसा ना हो कि हम आज ही सब खत्म कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। जय हिंद।